पुराने बातें हो गए। पुराना गीत गाने से कोई फायदा नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। लास्ट वार्निंग कि जो जनता हमको चंद महीनों पहले इतना समर्थन दिया है, वही जनता क्या चाह रहे हैं। दुनिया भर जहाँ लोकतंत्र है, भ्रष्टाचार को एक प्रातिष्ठानिक चेहरा दे दिया कि छुपाने का कोशिश चल रहा है। सब लूटमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई मानने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। वो एक ललकार था, उस ललकार था आम जनता का। ये तो होना ही था। लास्ट वार्निंग हमको किसने दिया? जनता ने दिया। जो जनता 2024 का अप्रैल मई महीना में लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर हमें जिताया। चंद महीनों बाद जब आरजीकर कांड हुआ तो समझना चाहिए था कि जो जनता हमको चंद महीनों पहले इतना समर्थन दिया है, वही जनता लाखों की संख्या में सड़क पर उतर गए, रात जाग रहे हैं आरजीकर कांड के कारण। ये भाषा हमको तो समझना चाहिए था। जनता क्या चाह रहे हैं, वो क्या मांग क्या था जनता का? विचार चाहिए और तो कुछ नहीं। तो हम विचार देने के बदले में हम जनता का समर्थन फिर से वापस लाने का कोशिश कर सकते थे। ये मौका तो जनता ने हमको उस समय भी दिया था। तो मैंने उस समय ट्वीट भी किया, धरना भी किया, कलकत्ता में भी धरना दिया, दिल्ली में भी धरना दिया, पार्टी को समझाने के लिए कि आम जनता की जो आवाज है इसको समझने का कोशिश करो। दुनिया भर जहां लोकतंत्र है, अगर कोई पार्टी जनता की आवाज को नहीं समझ पाते तो उसका पतन अनिवार्य है। हम उसको छिपाने के लिए, दबाने के लिए उस कोशिश शुरू किया, उसमें हम लगे रहे। हमारे शासन पूरा आरजीकर कांड को कैसे दबाया जाए, छिपाया जाए, उसमें हम लगे रहे। उल्टा होना चाहिए था। जो भी जिम्मेवार है उसको पकड़ के जेल में भेजो, विचार होगा, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो कुछ भी है, फांसी होगा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, कोर्ट तय करेगा। लेकिन आपका दायित्व था उसको पकड़ के सभी लोग को, जो लोग एक आदमी को पकड़ के लाया कहां से, यही जिम्मेवार है। कोई विश्वास, आज भी कोई विश्वास नहीं करता। मैं भी नहीं करता हूँ, उस समय भी नहीं किया, आज भी नहीं करता हूँ। दादा, जब आरजीकर हुआ था तो देखा गया था कि तृणमूल पार्टी या सरकार पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब बोल रहे थे कि सीबीआई देख रही है, जो है जांच होगा। आप ऐसे उस समय थे जिन्होंने धरना वरना सब दिया था। पार्टी की तरफ से भी आपको शायद कुछ नोटिस मिल गई थी, आपको अलार्मिंग दे दिया गया था। उस सिचुएशन में क्या ममता बनर्जी से या अभिषेक से आपकी बात नहीं हुई? नहीं, हमारे किसी से नहीं। मैंने, देखिए, जिस दिन मैंने ट्वीट किया उसका 24 घंटा बाद धरना शुरू हुआ। धरना हुआ था 14 अगस्त, आई रिमेम्बर। 14 अगस्त को हुआ था धरना हर जगह। और मैंने 13 अगस्त को ट्वीट किया था कि बंगाल की लाखों परिवार की तरह हमारे परिवार में भी हमारा बच्ची है और हमारा एक छोटी पोती भी है, तो हम धरना में जाएंगे। तब दूसरे के साथ नहीं गया। बाकी लोग तो रात 11 बजे से शुरू किया धरना। मैंने शाम को 5 बजे से रात 8 बजे तक मैंने धरना दिया। कोई पार्टी फ्लैग नहीं था, कोई नेशनल फ्लैग सिर्फ था। और मांग हमारा वही था, जो लोग आम जनता जो मांग उठाए थे, वही मांग को मैंने आगे ले गया। मैंने सोचा था कि ट्वीट और ये धरना के बीच में जो 24 घंटा बीत गया, कोई ना कोई नेता हमारे पार्टी का हमसे संपर्क करेंगे, बात करेंगे। अगर करते हैं तो मैं उनको समझाऊंगा कि ये जो चल रहा है, आज सारे जनता खफा हो गए हैं, इसको एक ही इलाज है, सबको सामने लाओ, छुपाने का कोशिश मत करो। उतना गुस्सा जनता में इसलिए हुआ कि जनता समझ गए कि छुपाने का कोशिश चल रहा है, विचार देने का नहीं। द एंटायर पार्टी वॉज एक्सपोज्ड। जनता का सामने पार्टी एक्सपोज है। कोई
माथा नीचू करके चलते हैं, इसका मतलब वो कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं। ये जो लोग समझेगा उसका पतन तो होगा ही। आज हाहाकार करने से कोई नहीं होगा। वो एक ललकार था, उस ललकार था आम जनता का। तो ललकार को तुमने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं, कुछ को उसको तुमने कोई उसको माना नहीं, सुना नहीं, तो उसका जो नतीजा निकालना था समझा दिया जनता ने। यही जनता 2011 में 34 साल की वाम मोर्चा को हटा के हमारा पार्टी को लाया था। वही जनता हमको हटा के बीजेपी को लाया है। उस समय रवैया क्या था जनता का कि बाप रे बाप बहुत हो चुका है, 34 साल, अब जाओ, बाकी ममता आएगी, तृणमूल आएगी, क्या होगा नहीं होगा हम देख लेंगे, लेकिन तुम जाओ। इस बार भी बीजेपी आएगा कि क्या होगा नहीं होगा हम देख लेंगे, तुम जाओ। वो नोटिस था। हमने 60 साल बीत चुका, हमारा 60 साल बीत चुका राजनीति में। कभी भी ना तो हमारे राज्य में, हिंदुस्तान के कहीं भी मैंने ऐसे जनता जो लोग राजनीति से बहुत दूर है, सब लोग सड़क पे आ गए, रात भर सड़क पर रहे, एक दिन नहीं, सप्ताह भर, हफ्ता भर। इसको क्या अगर हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो आम जनता की आवाज को हम समझ नहीं पाएंगे, इसका हम कोई समाधान नहीं करेंगे। दादा, अभी दिख रहा है कि पार्टी के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता, सांसद से लेकर स्पोक पर्सन से लेकर काउंसलर से लेकर सभी में एक गुस्सा है पार्टी के लिए। बहुत लोग अपने पोस्ट छोड़ भी रहे हैं, बहुत लोग दायित्व भी ले रहे हैं कि नहीं जो हुआ गलत हुआ। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम जो है वो अभी उस कंडीशन में मतलब अपने को ला ही नहीं रहे कि जीत माने। तो ये सब चीज में आप क्या मैसेज देंगे अपने सुप्रीमो को? देखिए, जब मैं जुबान खुला था उस समय डॉक्टर शांतनु सेन वो भी खुला था, जौहर सरकार वो भी खुला था, बाद में एक के बाद एक। लेकिन उससे ज्यादा 3-4 आदमी से ज्यादा लोग उस समय मुंह नहीं खोला। उस समय कोई किसी पद से इस्तीफा नहीं दिया, जौहर सरकार के अलावा मैंने भी नहीं दिया। मैं तो फाइटर हूं, 60 साल जब मैं पॉलिटिक्स में हूं तो ऐसे तो नहीं हूं। खैर, तो उस समय अगर इस्तीफा होता और भी जो लोग आज दे रहे हैं, तब शायद सरकार को मालूम पड़ता है कि दल के अंदर में भी लोग चाहते हैं कि हम ठीक से कार्रवाई करें। अगर 10 एमपी उस समय, 50 एमएलए उस समय, 4 मंत्री उस समय अगर बोलते हैं ये आरजीकर कांड को ठीक से संभालो, इसको न्याय विचार की इंतजाम करो, नहीं तो हम इस्तीफा देंगे, ये चेतावनी अगर देता, इस्तीफा देने का भी जरूरत नहीं था। ये अगर पब्लिकली बोलता कि हम इस्तीफा देने वाले हैं, अगर इसको विचार ठीक से नहीं होता है तो शायद हम बच जाते, हम मतलब हमारा पार्टी बच जाते। दादा, अभी ये देखा जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे नेता बोल रहे हैं कि चुनाव के हार की वजह आईपैक है, और ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर ही इतना ज्यादा करप्शन है जिसकी वजह से जनता ऊब चुकी थी। आपको क्या लगता है, सिर्फ आईपैक या करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा रहा है? आईपैक को अभी स्केपगोट बनाया जा रहा है। आईपैक तो एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो आया था तो कमाने के लिए, वो जहां जहां गया, आप खबर लीजिए, सिर्फ हमारे पार्टी को ये काम किया ऐसा तो नहीं, बीजेपी के लिए किया, कांग्रेस के लिए किया, आम जनता किया, आप पार्टी के लिए किया, शिवसेना के लिए किया, समाजवादी पार्टी के लिए किया। तो हिंदुस्तान भर बहुत सारे पार्टी के लिए वो काम किया, किस लिए? कमाने के लिए। तो वो लोग तो कमाने के लिए ही आया था, कमाते कमाते वो लोग लूट शुरू कर दिया, लूट मार। तो हमारा जो लोग नेतृत्व दे रहे हैं उनको मालूम नहीं था, और जो लोग उनको पैसा देके नॉमिनेशन खरीद रहा था, तो हमारा पार्टी का लीडरशिप इसको मालूम नहीं था कि नॉमिनेशन उसको कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। सबने पैसा देके नॉमिनेशन खरीदा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। बहुत ऑनेस्ट आदमी तृणमूल में अभी भी है,
उन लोगों को मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, उन लोगों को मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं चर्चा कर रहा हूं जो लोग ये सारे घिनौना काम किया है। और देखिए, ये भ्रष्टाचार दुनिया भर में है। राजनीति का मतलब पावर जहां रहता है, पावर सेंटर जहां होता है, तो वो मधुमक्खी जैसे आते हैं वो लोग कमाने के लिए। ये दुनिया भर में सदियों से चल रहा है, चलते रहेगा। लेकिन अगर वही लोग रहेगा सिर्फ, बाकी लोग का कोई गुरुत्व नहीं, उसको एक तो दे दो कुछ पोस्ट, लेट हिम बी हैप्पी। बाकी जो लोग राज करेगा वो लोग जो कमाने के लिए आया है, कमाने के लिए राजनीति कर रहा है, सिर्फ आईपैक का दोष देने से होगा नहीं। मैं पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी वर्कर्स, लीडर्स एट डिफरेंट लेवल्स, पंचायत से शुरू करके सर्वोच्च स्तर तक जो लोग नेतृत्व दिया, उनमें से कुछ लोग, सब नहीं, भ्रष्टाचार को एक प्रातिष्ठानिक चेहरा दे दिया। ये हमारा बार्थ राइट है, लूटमार करना हमारा बार्थ राइट है। आपका बिल्डिंग में आप एक थोड़ा मरम्मत करोगे, एक वॉल को, लोकल काउंसिलर आपके पास आ जाएगा पैसा लेने, या बंद करो काम, पैसा दो पहले। हर जगह नहीं हुआ, लेकिन बहुत जगह हुआ। ये जो कुछ लोग आप बोल रहे हैं करप्ट थे या करप्ट के किंग बन चुके थे, कुछ नाम बता सकते हैं? नाम तो मैं कभी नहीं लेता हूं किसी का, आज तक। अब शायद ही मैंने कभी किसी का नाम लिया, क्योंकि वो हमारे संस्कृति के खिलाफ है। मैं जिस परिवार से हूं, मेरा बदन में जो खून बहती है, वो हमको ये शिक्षा नहीं दिया कि किसी को नाम लेके गाली बको। अगर करता तो मैं 60 साल राजनीति में नहीं रहता। ये सब नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमने 2 कमरा फ्लैट में बिता दिया, जिंदगी बिता दिया, हमारा कोई तकलीफ तो हुआ नहीं। आप अभी भी आराम से ही आराम से है। आप देख रहे हैं हमारा हालत क्या है, ठीक है। आई एम हैप्पी, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं किसी के पास कभी जाके, हम तो प्रणब मुखर्जी का साथ था, 40 साल प्रणब जी का साथ था। प्रणब जी हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर नेता था। कोई भी सरकार बनेगा कांग्रेस का, तो उनमें से नंबर 2 प्रणब मुखर्जी होगा ही होगा। एक बार सिर्फ राजीव गांधी कैबिनेट में नहीं रहा। तो अगर मैं प्रणब दा को बोलता कि दादा मुझे एक 4 रूम फ्लैट चाहिए, आप किसी भी तरह इंतजाम कीजिए, मैं धीरे धीरे आपको पैसा वापस कर दूंगा, तो क्या करते? प्रणब दा हमारी बात नहीं सुनते। मैंने कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं हमेशा, मुझे भी समझाया, मुझको भी समझाया, हमारा बीबी को भी समझाया, पत्नी को जो अभी स्वर्गवासी है, कि जो भगवान ने जो जितना दिया है उसी से संतुष्ट रहो। आगे अगर मिलता है देखा जाएगा, लेकिन अभी तक जो कुछ भी इसी से संतुष्ट रहो। उनका भी कोई मांग नहीं था। हमारे बच्ची को भी मैंने वही संस्कार दिया, वो भी हमसे कुछ नहीं मांगती है। दादा, अभी एक चीज जो पार्टी में हालिया देखने को आई है, डॉक्टर काकली घोष दस्तीदार, आप अच्छे से जानते हैं उनको, वो जिस तरह से नाराज दिख रही हैं, प्लस उन्होंने कल्याण बनर्जी का भी नाम ले लिया है अब्यूजिव लैंग्वेज के लेके। ये जो कोल्ड वॉर बोले या ओपन वॉर बोले, इस चीज को कैसे देखते हैं? ये अचानक से पार्टी में हुआ, इसकी क्या वजह हो गई? देखिए, कल्याण बंदोपाध्याय और काकली घोष दस्तीदार दोनों ही तृणमूल का बहुत पुराना नेता है, बहुत पुराना। तृणमूल जन्म की पहले से, मतलब 80s से, 80 का दशक जो था, उस समय से ये लोग ममता से जुड़े हुए, दोनों, कल्याण और काकली। तो पार्टी में वो हमारे बहुत सीनियर है। हालांकि एज में दोनों हमसे जूनियर है, लेकिन so far Trinamool Congress या relationship with Mamata Banerjee is concerned, they are much superior to me, senior to me. उनको बारे में, दोनों के बारे में मुझे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं बनती है। अभी राज्य में भाजपा की सरकार है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री है, आप जानते भी हैं शुभेंदु। उनको सारे परिवार को जानता है। उनका जो अभी चल रहा है ये
जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे? अभी तक जो काम नए सरकार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, अभी तक तो पूरा मंत्रिसभा भी नहीं बना, फिर भी सरकार ने जो कदम उठाए हैं अभी तक, वो आम जनता बहुत खुश है, बहुत खुश है। सही रास्ते पे सरकार चल रहा है, ऐसे ही सरकार चलना चाहिए। और मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि मैं शुभेंदु को जानता हूं, उनको और भी जो लोग हैं उनके साथ, कुछ लोगों को मैं वर्षों से जानता हूं। शिशिरदा से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता पिछले 40 साल से है। वो 82 में पहले एमएलए हुआ, फिर एमपी हुआ। उनका भी लॉन्ग पॉलिटिकल करियर, 82 to 24, 28 उधर कितना 18 और इधर 24, 40 साल से भी ज्यादा समय उन्होंने या तो विधायक रहा या सांसद रहा। म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन भी था, बैंक का चेयरमैन भी था, कोऑपरेटिव बैंक का। ये लॉन्ग करियर, ये उनका पिताजी का, शिशिरदा का। शुभेंदु का भी पॉलिटिकल करियर बहुत लंबा है। इस कम उम्र में इतने सारे उन्होंने देखा, सांसद थे, विधायक थे, मंत्री थे, वो काफी म्यूनिसिपैलिटी में भी शायद थे। तो उनका एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। उसको काम में लगा रहे जी सर, और बहुत मेहनती है, बहुत ही मेहनती है। मैंने इतना मेहनती नेता बहुत कम देखा। सुबह से शाम तक नहीं, सुबह से रात तक काम करता है वो। आज मुख्यमंत्री बना है तब मैं बोल रहा हूं, नहीं मैं पहले भी देखा, जब एमपी था, एमएलए था, नंदीग्राम का जो मूवमेंट हुआ था, शुभेंदु नहीं रहता तो नंदीग्राम का मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ नंदीग्राम नहीं, बहुत सारे जगह से हमारे पार्टी का कार्यकर्ता लोगों को या वर्कर्स को जो भागने पड़ा, निकाल दिया था गांव से सीपीएम ने, उन सभी को शेल्टर दिया था। महीनों भर, वर्षों तक उन्होंने शेल्टर दिया, खिलाया, रखा। तो एक अनुभवी नेता है और यंग है, लेजी नहीं है, बहुत एक्टिव है। तो ऐसा बहुत दिनों के बाद ऐसा लीडर सत्ता में आया है बंगाल में। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद भी है कि आगे बहुत अच्छा काम होते रहेगा और सरकार आम जनता को खुश रखेगा। एक और सवाल दादा, जो मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, वो भी काफी एक्टिव थी, पुरानी है, संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची थी। अभी इस हार के बाद वो अभी भी मान नहीं रही है कि वो हारी है। उन्हें वोट लूट का भी लगा हुआ है, प्लस वो एक रूम में अब खुद को बंद कर दी है। कह रही है कि मुझे अगर कुछ कहना होगा तो फेसबुक लाइव ही करूंगी। मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। इस बार परसेंटेज ऑफ वोट कितना हुआ? कहीं 96%, 97%। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला था, जो कि किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। वो 1984 के इंदिरा जी का मौत के बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस ने 413 लोकसभा सीट में जीता था। उस समय भी 96%, 97% वोटिंग नहीं, पोलिंग नहीं हुआ था। ठीक है, इस बार हाईएस्ट पोलिंग 96-97% हर चुनाव क्षेत्र में हुआ पोलिंग। क्यों, कैसे? 2.5 लाख आधा सेना मौजूद था। बंगाल को पुलिस को दूर रखा था, आगे मत बढ़ो, उधर रहो। तो आम जनता ने जब देखा कि 2.5 लाख आधा सेना हमारा यहाँ आ रहा है ताकि हम अपना वोट डाल सके ठीक से, कोई बाधा हमको नहीं दे पाएगा, ये विश्वास जब, आत्मविश्वास जब जागा आम जनता के मन में, सब आ गए पोलिंग स्टेशन में। किसी के जुबान में कुछ नहीं था, ये लोग कुछ समझ में नहीं पाया क्या हो रहा है। इसको अंग्रेजी में बोलता है साइलेंट रेवोल्यूशन। अब उसका अंग्रेजी कर लिए, अब उसका हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, साइलेंट रेवोल्यूशन। क्योंकि उनको अधिकार प्रयोग करने का जो वातावरण होना चाहिए था, ये पॉजिटिव वातावरण उनको मिला।
तो लोकतंत्र में जनता का राय हमेशा नतमस्तक होके मानने पड़ता है। मैं एक बात करके खत्म करूंगा ये मुद्दा। इंदिरा जी जब हार गए इमरजेंसी के बाद 1977 में, क्योंकि मैं बहुत दिन कांग्रेस किया 40 साल, तो इंदिरा जी को बार बार याद आता है अभी भी। उन्होंने राष्ट्रपति जी से मिलकर त्यागपत्र दे दिया और 2 लाइन प्रेस स्टेटमेंट दिया कि जनता का ये जो राय मैं नतमस्तक से मानता हूं और जो लोग सत्ता में आए हैं उनके लिए मेरा शुभकामना। इसको लोकतंत्र कहते हैं। जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनके जुबान में यही निकलेगा, यही निकलना चाहिए। अगर दूसरा कुछ हम समझते हैं, सब लूटमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई मानने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मानने वाला सुनने वाला नहीं है। आप सब गिननी लोग को अपेक्षा है ये पार्टी कब तक रहेगा। सवाल अब ये है, बाकी सब पुराने बातें हो गए। पुराना गीत गाने से कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्टी कब तक रहेगी। पार्टी कब तक रहेगी।